वीडियो वायरल हुई थी किसी मैथ्स की ही टीचर की कि जो भी एसएससी क्लियर करेगा को एक थार गिफ्ट करूंगा। पर हर स्टेट एग्जाम के टॉपर को भी एक थार दूंगा, ये भी लिख लो, जो करना हो कर लेना। तो वहाँ भी आपके कमेंट आए थे कि मैं रॉयल्स रॉय के बारे में सोच रहा था कि 1 से लेकर के 1000 तक रैंक जिन बच्चों के उनको रॉयल्स रॉय वगैरह थी। प्रकार का प्रलोभन देना जचता है कि जो भी बच्चे एसएससी निकालेंगे मैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। पहले सर आपने भी मूवीज में देखा हो तो एक टीचर की जो छवि होती थी ना पहले, वो होती थी गरीब सा, दुबला पतला सा, एक खुददार सिंपल सा, थैला लटका के चल रहा है। हाँ, साइकिल पे। हाँ। लेकिन आप चलते हो महंगी महंगी लग्जरी कार से। शिक्षक जिसने दुनिया बनाई, लोगों को बनाया, वो जिंदगी में मजे ले रहे हैं और सारी सुख सुविधा भोग रहे हैं। हाँ। तो शिक्षक क्यों ना भोगे। और सर आपकी कई रील वायरल हो रखी है, एक तो संदीप महेश्वरी सर वाले शो की कि भाई मैं 50 करोड़ फीस लेता हूँ। ट्रेनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपए घंटे लेता हूँ पढ़ाने। मैंने उस वीडियो में जो बातें बोली, उस टाइम का जो दौर था, हाँ। माँ कसम। एक इंग्लिश के टीचर भी थे, मैंने उनका एक वीडियो देखा था जो आपके बारे में कह रहे थे कि भाई कोरोना वायरस ने तेरी टोस उछाल दी, घर बैठ ताली बजा, आलू छीलोगे घर बैठ के। मैं कहूंगा, मैंने वीडियो में कहा, आपने इतनी सरकारी नौकरियां लगवाई हैं, आपको आइडिया आ चुका है कि एक बच्चे को एसएससी की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। आज अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर चीज आनी चाहिए, हर रास्ता पता हो। 1% की तो लाइफ सेट हो गई, वो जो 99% रह जाते हैं। ये वाला थॉट बहुत चलता है, हर जगह आप देखोगे कि बाकी के लोगों का क्या। तो अब देखो, ऐसा तो है नहीं। ये जो रिजर्वेशन है, क्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? उनको एक बराबरी का हक नहीं मिल पाता? यार, रिजर्वेशन तो हमने दिया ही इसलिए ताकि बराबरी पे ला सकें। आपको लगता है अब तक नहीं आए हैं वो लोग? नहीं, मुझे तो नहीं लगता अभी तक आए हैं। कास्ट के लोगों का घर है, वो गांव के बीच में नहीं बन सकता, उनकी बारात गांव के बीच से नहीं निकल सकती। वो आज भी अपर कास्ट वालों का कूड़ा उठा रहे हैं। जो आज के दिन जनरल कास्ट है, पंडितों को नहीं मिलता है, दावत में सबसे पहले इनको खिलाया जाता है हम जैसे लोगों को, तब तो हम सबसे ज्यादा लपक के आगे फायदा ले लेते हैं। और टीचर कभी बिजनेसमैन बन नहीं सकता। ये टीचर कैन नेवर बी ए गुड बिजनेसमैन और ए बिजनेसमैन कैन नेवर बी ए गुड टीचर। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, चाहे वो अलग पांडे सर हो, अब वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप, डर लगने लगा अब तो पॉडकास्ट में करें भाई, धीरे धीरे बोलो, हम शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज इस बैठक में मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक और मास्टर जी से, और एक सेलिब्रिटी टीचर हैं ये, जिन्होंने एसएससी का एक अलग रेवोल्यूशन शुरू किया था ऑनलाइन टीचिंग में। तो हमारे साथ हैं अभिनय मैथ सर। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैथ से तो मेरे को पर्सनली डर लगता था, और मुझे इंग्लिश से तो आज मिल गए हैं। तो हालांकि मैं शायद मैथ ना सीख पाऊँ, आप इंग्लिश सीख चुके हैं तो हाँ, तो मैथ को सर आपने इतना इजी एक्सेस बना दिया ना सभी के लिए। तो आपको लगता है कि मतलब मैथ से हर कोई डरता है अपने बचपन से ही, और आपने कैसे फायदा उठाया इस चीज का? मतलब अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग डरते हैं मैथ्स से, लोगों को लगता है कि मैथ्स बहुत कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, और जिंदगी को भी अगर आसान बनाना है तो भी मैथ्स सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते हो कि आईक्यू लेवल नापने के लिए जब निकाला जाता है जिस भी तरीके से, तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। यानी मैथ्स ये डिसाइड करता है, वो आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। जैसे हम वजन उठाते हैं तो हमारे हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, वैसे ही जब हम गणित और रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी डिसीजन लेने की क्षमता, ये सब बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैथ्स जिंदगी में भी जरूरी है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी जरूरी है। हर चीज के लिए मैथ्स जरूरी है, और मैथ्स जितना मुश्किल हम समझते हैं उतना है नहीं। वो स्टार्टिंग में एक बार इंटरेस्ट डालने के ऊपर है। पहले मैथ्स के टीचर भी ऐसे थोड़े से होते थे कि बहुत डरा के सिखा रहे हैं और मार लगा रहे हैं बच्चों की। मुझे तो याद है, हमारे मैथ्स के टीचर तो ये पकड़ के उठा दिया करते थे। तो हम लोग जब आए तो हमने थोड़ा हंसी मजाक के अंदाज में गणित सिखाने की कोशिश की, ताकि बच्चा क्लास के अंदर बना रहे, बच्चे सीखे भी और बहुत आगे तक भी गए। और पहले सर आपने भी मूवीज में देखा हो तो एक टीचर की जो छवि होती थी ना पहले, वो होती थी गरीब सा, दुबला पतला सा, एक खुददार सिंपल सा, थैला लटका के चल रहा है। हाँ, साइकिल पे। हाँ। लेकिन आप चलते हो महंगी महंगी लग्जरी कार से। तो आपने पूरा डेफिनेशन चेंज कर दिया टीचर्स का। आप सोचिए कि शिक्षक वो होता था जो अपने बच्चों को पढ़ा के देश का राष्ट्रपति भी बना रहे हैं। हर कोई जो किसी भी पद पे पहुंचा है उसमें शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि शिक्षक जिसने दुनिया बनाई, लोगों को बनाया, वो जिंदगी में मजे ले रहे हैं और सारी सुख सुविधा भोग रहे हैं। तो शिक्षक क्यों ना भोगे। तो हमने उस चीज को दिखाया कि यार शिक्षक भी आप सब लोगों की तरह ही है, उसकी भी एक अपनी जिंदगी है और उसको भी
हक है कि वो शान शौकत से जी सके। और सर आपने शायद कोरोना के टाइम पे और उसी के आसपास आप ऑनलाइन इस नहीं टीचिंग नहीं नहीं प्लेटफॉर्म बिल्कुल पे। नहीं, मैं तो 2017 से था, कोरोना तो 2019-20 में आया है। ओके। मैं तो बहुत पहले से ऑनलाइन पढ़ा रहा था। आप ये भी कह सकते हैं कि यार मैं तो नहीं मानता कि मेरी बहुत दूरदर्शी सोच थी कि मैं पहले से पढ़ा रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं ऐसा करने के लिए था। मैं टीचिंग छोड़ के दोबारा टीचिंग में आया था, तो मुझे कुछ अलग सा करना था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे पहला वीडियो डाला था सितंबर 2017 में। तो कोविड का तो जब तक दूर दूर तक नाम भी नहीं था। उसके बाद तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई और बहुत लोड लिया और मैं कहता था क्लास में कि कुछ ऐसा हो जाए कि कई महीनों की छुट्टी हो जाए, तब कोविड आया है। आप ही तो नहीं लेकर आए। पता नहीं, मैं ऐसा सोचता जरूर था कि कुछ ऐसा हो यार, हाँ। 2-3 महीने 4 महीने का रिलैक्स मिले। हाँ और लेकिन कोविड में जिंदगी सीखने का बहुत वक्त मिला और बहुत सारी चीजें जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि सीखेंगे, कितना खाली वक्त था वो सब सीखा। तो कोविड आना भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से भाग रही थी। लोगों को यही नहीं पता था कि वो क्या है, ना किसी को अपने अंदर झांकने का वक्त था, बस लोग भागे जा रहे थे। तो कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल। और दूसरा सर, ऑनलाइन टीचिंग से आप ज़्यादा एकदम से पॉपुलैरिटी मिली, फेमस हुए पहली और वीडियो से ही हो गया था। पहली वीडियो से ही। और ऑफलाइन टीचिंग में भी आपका अच्छी खासी पकड़ रही है, ये हमने देखा है। तो आपका पर्सनल पसंदीदा मतलब किस तरफ जाता है? मेरा क्या कहें, मतलब मुझे लगता है ऐसा शायद ही कोई टीचर होगा जो इस बात से सहमत नहीं होगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बिल्कुल। और ऑफलाइन क्लासेस थी तो हमने टीचिंग को कैरियर चुना। शायद शुरू से ऑनलाइन क्लासेस होती तो हो सकता है टीचिंग हमारा कैरियर नहीं भी होता। बिल्कुल। बट हमने पढ़ाना जो शुरू किया था वो ऑफलाइन के लिए पढ़ाना शुरू किया था, बाद में ऑनलाइन मजबूरी बन गया, वो अलग बात है। क्योंकि कैमरे पे बोलना लगातार 2-3 घंटे तक मुश्किल तो होता है। ऑफलाइन क्लासेस में तो वक्त ही नहीं पता चलता। आज भी आप देखेंगे तो हम लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा लेते थे एक दिन में, बट आज ऑनलाइन क्लासेस 3 घंटे में बोर हो जाते हैं। बिल्कुल। हालत ये हो जाती है कि 3 घंटे के बाद जब हम क्लास लेके खत्म करते हैं तो आधा घंटे तक कुछ भी बोलने का मन नहीं करता, दिमाग सिर्फ रेस्ट चाहता है, रेस्ट चाहता है, रेस्ट चाहता है। बिल्कुल। और सर आपकी कई रील वायरल हो रखी हैं, एक तो संदीप महेश्वरी सर वाले शो की कि भाई मैं 50 करोड़ फीस लेता हूँ। मैंने उस वीडियो में जो जो बातें बोली, उस टाइम का जो दौर था, हाँ हाँ। माँ कसम ऐसी नजर लगी है कि उसके बाद बड़ा पैसा मैंने वापस किया है बड़ी बड़ी कंपनियों को। उल्टा हुआ है समझ कि गया। जिनसे लिया था उनसे कई गुना वापस करके मैं उन कंपनियों को छोड़ के आया हूँ। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज पे नहीं बात करें, और मैं और लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ऐसा बोलने से बहुत जल्दी नजर लगती है और चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जिनको सुधारने में कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। और अब मैं बात करना चाहूँगा, एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, कंट्रोवर्सीज। हाँ। और मुखर्जी नगर के आप स्कैम भी कह सकते हैं, कोचिंग स्कैम भी कह सकते हैं, कि जब भी एसएससी का रिजल्ट आता है हर दूसरा टीचर ये खड़ा हो जाता है कि ये मेरा रैंकर है, ये मेरा रैंकर है। फिर बाद में पता चलता है कि उसने 10 लाख लिए हैं, किसी ने 20 लाख लिए हैं। तो सर ये मतलब क्या आज के ये दिन बहुत गलत है। हम जहां क्वालिटी ऑफ कंटेंट से ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, और उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ रहा है कि हमें टॉपर्स खरीदने पड़ रहे हैं ताकि हम बता पाएं कि ये अच्छा है, ये हमसे पढ़ा है तो आप भी हमसे पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। तो वो एक प्रमोशन का नेगेटिव तरीका है, मैं मानता हूं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। आजकल मैं तो इसीलिए टॉपर्स के इंटरव्यू लेने के लिए भी एकदम रेडी नहीं रहता हूं कि नहीं यार क्यों लेने हैं, क्योंकि आजकल जहां भी आप जिस इंटरव्यू में भी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यार ये इनकी बोली हुई बातें ही बोल रहा है कोचिंग बिल्कुल की। बिल्कुल। तो ये जिन भी कोचिंग्स ने करा है गलत करा है, और मैंने तो उस वक्त भी आवाज उठाई थी, और आगे भी कभी अगर ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे कि बहुत गलत है। और बच्चों से भी ये कहेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ हम शिक्षक कहते हैं कि हम लोगों को अच्छी सीख देते हैं, शिक्षक होना खाली ये नहीं कि आपने अच्छा पढ़ा दिया, आपके ऊपर बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं कि आप बच्चे को ऐसे संस्कार भी ना दें। अभी आप उसको पैसे दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, कल को वो डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो कितना करप्शन करेगा, फिर हम कहते हैं कि हम एक अच्छे देश की कामना कर रहे हैं, एक अच्छा देश बनाने जा रहे हैं। तो अगर टीचर ही ऐसा करेगा तो गलत है। बट आजकल टीचर्स बचे भी बहुत कम है, बाकी सब तो बिजनेसमैन ही हो गए, और टीचर कभी बिजनेसमैन बन नहीं सकता। ये टीचर कैन नेवर बी ए गुड बिजनेसमैन, और ये बिजनेसमैन कैन नेवर बी ए गुड टीचर। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होनी चाहिए, और सही भी है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, चाहे वो अलग पांडे सर हो, अब वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हैं और तो आपको बिजनेस करने का, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज बिजनेस की दृष्टि से एक शिक्षक तो नहीं सोच सकता। आज मैं भी पढ़ाता हूं तो मेरे पास कोई बच्चा आ जाए कह दे फीस नहीं है, तो शिक्षक होने के नाते मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तेरे पास फीस नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊं। मेरा फिर भी फर्ज है उसको पढ़ाने का, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो टीचर और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें, बट आजकल बहुत कम टीचर बचे हैं, मोस्टली बिजनेसमैन ही हो गए।
और ज़्यादातर देखा जाए तो मुखर्जी नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं कहीं ना कहीं वो एक स्टार्टअप्स बन चुके हैं, हाँ बिजनेस हब्स बन चुके हैं इन चीज़ों का। और हर टीचर एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगा हुआ है। जितना हम देखते हैं जब भी एसएससी के बैचेस स्टार्ट होते हैं, अभी पिछले हफ्ते ही एक नई कंट्रोवर्सी भी आई थी कि वही किसी ने ऐप लॉन्च की और उसकी कहीं खबर मिल गई, आपने भी उस पर कॉमेंट किया हुआ है। हाँ, मतलब गलत है वही टीचर। देखिए सब अपना अपना अच्छा काम करें, तो मैं तो आजकल खैर बहुत कम ही अब बोलने लगा हूँ इन सब बातों पे। हम भी अच्छा पढ़ाएं, बाकी लोग भी अच्छा पढ़ाएं। टीचर को कई बार ये लगने लगता है कि यार अच्छा पढ़ाने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत ये सब चीजें भी करनी पड़ेंगी। सोबाजी का बहुत दौर है। हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी से भी यही सीखते हैं कि काम भले ही जितना मर्जी कम करो, ज्यादा करो, लेकिन गुणगान ज्यादा करना है, ड्रामेबाजी ज्यादा करनी है। तो वही गुणगान वाला दौर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज का भी एक दिन बबल फटेगा और लास्ट में जैसे कहते हैं कि सच जीतता है, वैसे ही यहाँ पे भी अच्छा कंटेंट, अच्छा पढ़ाना, यही सब चीजें जीतेंगी। एक इंग्लिश के टीचर भी थे, मैंने उनका एक वीडियो देखा था जो आपके बारे में कह रहे थे कि आलू छील देंगे। शेर व शायरी में उन्होंने कुछ ऐसा कहा अच्छा, कि भाई अच्छा। आपकी अगर नेशनल जियोग्राफी पे फिल्म आ रही है तो हम क्या करें, आप मतलब किसी को वो नीचा नहीं दिखा सकते। तो बट हमने कभी सच मायने में कोई भी ये कह दे आज तक, पहली चीज तो ये कि हमने आज तक जो वीडियो बनाए कभी कोई डिलीट किया नहीं है कि हमने किसी को डायरेक्टली कुछ कहा हो। हमने कहा गलत, कभी भी आवाज उठाई है तो गलत चीजों पे आवाज उठाई और किसी से भी दुश्मनी नहीं रखी है। कहा बहुत सारे टीचर जो मेरे बारे में जानते हैं, मैं कहूंगा, मैंने वीडियो में कहा, 10 मिनट तक मेरा गुस्सा था रहा। उसके बाद मेरा ऐसा नहीं कि मैं किसी से दुश्मनी पाल के बैठा हूं। कभी ऐसे नहीं चाहता कि कोई आगे ना बढ़े। मैं तो चाहता हूँ लोग बहुत आगे बढ़े। मुझे ना किसी की तरक्की से प्रॉब्लम है, मुझे भगवान ने वैसे ही इतना कुछ बख्शा है कि मैं उस सब लोगों का भी आभारी हूँ जिन्होंने भी जिंदगी में मदद की है। और यहाँ तक पहुंचने में ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने कर्मों से ही पहुंचते हैं, बहुत लोगों का प्यार और सपोर्ट रहता है। तो मेरा ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं रहती। मेरा क्या है, थोड़ा ठीक है, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो डायलॉगबाजी भी कम कर रहे हैं। अब पहले उम्र थी, गर्म खून था, तो बहुत सारी डायलॉगबाजी कर दी। किसी की कोई चीज खराब लगी तो झट से कह दिया। बट ये नहीं है कि किसी से दुश्मनी है। तो गलत चीज पे हमारी आदत रही है कि हमने सरकार से भी सवाल पूछे हैं जब जब ऐसा लगा है कि यार गलत हो रहा है बच्चों के साथ, तो हम हमेशा आगे खड़े रहे। हाँ, नहीं वो गोपाल सर ने पूछा था, मतलब जो शेर व शायरी वाली बात, उनसे भी हमारी बहुत पहले भी, उससे पहले जब उन्होंने ये वीडियो बनाई थी उससे पहले भी हमारी उनसे दोस्ती थी। इनफैक्ट वो हमारी कोचिंग में भी पढ़ाते थे। बट वही है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं यार ऐसे करेंगे तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा या ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, बट वैसा होता नहीं है। बट अभी ऐसा नहीं है, उनसे मुलाकात होती रहती है। उसके बाद तो बहुत बार मुलाकात हुई है, तो कुछ ऐसी शिकायतें नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मिले थे तो बड़ा कह रहे थे कि कुछ भी हो, मैं ऐसे गणित के किसी टीचर को नहीं जानता हूँ, जो भी टीचर मुझे जानता हूँ कि जो आपकी वीडियो ना देखता हो, तो मैं उनकी क्या अच्छी बातें याद रख लेता हूँ कि भाई यार चलो अच्छी बातें की हैं, भले ही वो अकेले में की हैं अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो ये शुरुआत हुई थी ना कि भाई एसएससी में भी मतलब टीचर्स इतना पैसा कमा रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई जब पूरे इंडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी किसी मैथ्स की ही टीचर की कि जो भी एसएससी क्लियर करेगा नौकरी पाएगा हमारे इससे, मैं उसको एक थार गिफ्ट करूंगा। तो वहां भी आपके कमेंट आए थे। तो क्या आपको लगता है कि एक टीचर को इस प्रकार का प्रलोभन देना मतलब जचता है? नहीं, मतलब थार थोड़ी ज्यादा बड़ी बात हो गई। नहीं, बोला गया था। हाँ, थार वही बोला गया था, बट थार देना थोड़ी ज्यादा बड़ी बात हो गई। ये कह सकते हैं कि हम बच्चे को कुछ ऐसा गिफ्ट दे दें। मान लेते हैं कि अब जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत कपड़ों का शौक है, तो मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि यार मैं आपको अपनी, जो आपको मेरी टी शर्ट पसंद आएगी वो मैं दूंगा। तो उससे बच्चे के रहता है कि यार टीचर से इमोशन जुड़े हुए हैं, चलो यार मैं ये चीज जीत के दिखाऊंगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो टीचर क्या कहता था, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर निकालेगा, जो बच्चा इस टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, उसको 2 रुपए मिलेंगे। तो एक मोटिवेशन आता है कि यार हमारा टीचर हमें ये सब चीजें करेगा। बट कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना बड़ा इनाम रख दें कि फिर वो उसको पाने के लिए गलत रास्ता ना अपने। ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो इनाम इतना जस्टिफाई रहे कि वो मेहनत करके ही वहां तक पहुंचे, गलत रास्ता ना अपना ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि जो भी बच्चे एसएससी निकालेंगे मैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। तो अब बच्चा ये सोचेगा कि यार मैं 1 करोड़ रुपए अच्छा मुझे मिलेंगे, तो मैं ऐसा करता हूं, बिना मेहनत के कोशिश करता हूं, जुगाड़ लगाता हूं कि 60 लाख में नौकरी मिल जाए तो 40 मुझे बच जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब है कि वैसा ना हो कि वो फिर गलत रास्ता अपना रहा है। इनाम उतना ही बड़ा होना चाहिए। और सर इन सब के बीच में आपको क्या लगता है कि आज के दिन जो एक कोचिंग हब अपना मुखर्जी नगर जीबी पंत नगर बन चुका है एसएससी को लेकर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप उनके जाने माने टीचर हैं मैथ सब्जेक्ट के, बहुत सिलेक्शंस आपने भी करवाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कोचिंग आप इसको स्कैम की तरह मानेंगे कि भाई आजकल स्कैम ज़्यादा चल रहे हैं और रियल टीचिंग 1% हो रही है? क्योंकि
ज्यादातर टीचर, और वो भी फेमस इंस्टीट्यूट्स के, जैसे अभी हम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा दिखाते हैं, और फिर बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि जिसके लिए सारे टीचर रेस्पेक्टेड हैं, फिर उसके मन में डाउट आने लग जाते हैं कि भाई इसके बारे में ऐसा बोला गया, इसके हाँ बारे में ऐसा मतलब बोला ये गया। सब चीजें पॉलिटिक्स में थी तो अच्छा था कि भाई ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये कांग्रेस को पसंद नहीं करेंगे, बट आज बच्चों के भी दिल में या दिमाग में ऐसी बातें आ गई हैं कि मैं इस टीचर से पढ़ता हूँ तो अब ये टीचर मेरे लिए रेस्पेक्टेबल नहीं, मेरे को हाँ। इसको गाली देनी है। एग्जैक्टली। तो ये चीजें तो हो ही रही हैं और वो इसमें अपना टाइम भी खराब कर रहा है। आज आप देखो कि टीचर्स ही बच्चों से क्या करवा रहे हैं, वो जहाँ पढ़ने की कहनी चाहिए वो कहते हैं कि हमें तो बच्चों का सपोर्ट है, किसी दूसरे टीचर ने उस पर वीडियो बना दी, तुम जाके वहां पे उसको समझा दो, वो फिर वहां पे जाके कमेंट कर रहा है। हाँ जी। हमने बच्चों को काम पे लगा रखा है कि तुम हमारा वीडियो मैक्सिमम शेयर करो, हर जगह डाल दो, छा जाओ, हम तुम्हें तब कोई बात बताएंगे जब 20,000 लाइव लर्नर जुड़ जाएंगे। तो हम बच्चों को बेसिकली अपने फायदे के लिए काम पे लगा रहे हैं, हम उसको उसके मंजिल जैसे जो रास्ते हैं उससे भटका के अलग अलग काम दे रहे हैं उसको। सर अब आ जाते हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि आपने इतनी सरकारी नौकरियां लगवाई हैं, आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया आ चुका है कि एक बच्चे को एसएससी की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, और मतलब किन तरीकों से या किस माइंडसेट से वो अपना एसएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता है आराम से, अगर नॉर्मल मेहनत करे तो भी। मुझे लगता है खुद भी अगर वो 8-9 महीने की मेहनत करता है, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो सिलेक्शन हो सकता है। सेल्फ स्टडी से भी सेल्फ पॉसिबल स्टडी है। से बहुत लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जीएस में आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है कि आपने नोट्स ले लिए या आपने एक बार चलिए किसी टीचर से पढ़ के सिलेबस भी खत्म कर लिया, बट उसके बाद आप ये मत सोचिए कि अब मैं दूसरे टीचर से पढ़ूंगा इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपने वही चीजें, हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आपने वो चीजें ठीक से पढ़ी नहीं। और बात पढ़ने की नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे आज गणित के अंदर बात करें तो सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा। आज अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर चीज आनी चाहिए, हर रास्ता पता हो कि ऑप्शन से सवालों को कैसे खत्म करना है, आधा सवाल करके उत्तर तक कैसे पहुंचना है। ये सब जब चीजें पता चलती है प्रैक्टिस से। आजकल मैं अपनी क्लास में इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, मैंने बिल्कुल चेंज कर लिया पढ़ाने का तरीका कि मैं बच्चे को क्लास में बताऊंगा कि देखो इस सवाल को करने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल ऑप्शन से डायरेक्ट पता चल रहा था, ताकि बच्चे को अभी से ही पता चलता रहे। वो सोचता है कि नहीं यार मैं बाद में ये सब चीजें अलग से सीख लूंगा, तो ये सब चीजें अलग से नहीं सीखी जा सकती, आपको क्लास के साथ ही ऐसी प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी जैसे आप पेपर में जाके सॉल्व करेंगे। तो मॉक देने से, मॉक के एनालिसिस करने से जो टीचर सेलेक्ट हुए, जैसे हम सेलेक्ट हुए हैं, और जो बच्चे बताते हैं कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये चीज अच्छी है, लेकिन आजकल उन सब में भी अच्छा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ। किस किस की बात सुने, क्योंकि कई तो चीजें क्या है कि पैसे देके बुलवाई जा रही हैं, बच्चों को पता नहीं चलता कौन सी। इसीलिए हम बच्चों को कहते भी कि आजकल मत देखो किसी टॉपर्स का, आपको इंटरव्यू या ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, एक कुछ कह रहा होगा, एक कह रहा होगा मैंने कभी मॉक नहीं दिए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। हाँ। कोई कहता है कि जी रात को पढ़ना चाहिए, हम और आप जैसे लोग कहते हैं कि नहीं रात को नहीं पढ़ना चाहिए, 6-7 बजे तो खाना खा के खत्म करके 10 बजे तक काम करके सो जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हेल्थ भी सबसे जरूरी है। अगर आप रात को 12-1-2 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर आप खाना खा रहे हो, फिर क्या होता है, आपकी साइकिल ऐसी बन जाती है कि आपका दिमाग सुबह 10 बजे तो काम ही नहीं करता। बिल्कुल। पता चला कि एग्जाम आपका सुबह 10 बजे से ही, अब आपका दिमाग ही नहीं चल रहा क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो चुकी सही है। बात है। फिर आजकल बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, विटामिन बी, विटामिन डी, ये सब डिफिशियंसी हो रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक रखना बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूँ लाइफस्टाइल का आपके सिलेक्शन में, आपकी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है। आप खुश नहीं रहोगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आप कैसे पढ़ोगे, आपका मन ही नहीं करेगा, आप आलस आलस फील करते रहोगे पूरे दिन। बिल्कुल। और सर एक मेरे को ये बात पूछनी थी कि आज के दिन जो ये सरकारी नौकरी है, ये धीरे धीरे खत्म ही होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, तो आपको इसका फ्यूचर क्या लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है अभी, वो इस मामले को कर क्या रही है? मतलब देखो सरकारी हम लोगों नौकरी। ने ऐसे सोच लिया कि सरकारी नौकरी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वहां कोई काम नहीं करता। हम ऐसा सोच रहे हैं, अरे वहां पे काम करवाओ ना, आप सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट कर रही है, अपने सिस्टम को अपडेट कर रही है, तो सरकारी नौकरियां रहेंगी। होगा क्या कि अब ऐसा नहीं हो सकता जैसे पहले कहते थे ना सरकारी नौकरी आराम की नौकरी, तो अब वो नहीं होगा। अब सरकारी नौकरी में भी काम वही करना पड़ेगा। टिकेगा या वही जा पाएगा भैया जो काम करना जानता होगा, जिसको 8-10 घंटे काम करना आता है। तो वहां पे भी अब आपके मैनेजर होंगे जैसे प्राइवेट में होते हैं, कॉर्पोरेट में होते हैं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट का जो कल्चर है वो भी कॉर्पोरेट कल्चर हो जाएगा। तो वहां ऐसा नहीं सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, बट अब बिना काम के किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। बस ये है, हाँ, काम करना जरूरी है। काम करना जरूरी है। तो वही बंदा जो पहले कहते थे कि ये कुछ नहीं करता है, आलस करता है, चलो इसको सरकारी नौकरी की तैयारी करा दो, जिसका दिमाग चलता है ये बिजनेस करेगा, अपनी कंपनी खोलेगा। हाँ। तो वैसा नहीं होगा, आप सबको काम करना पड़ेगा। और सही चीज भी है, सरकारी नौकरी रहनी चाहिए, बस काम कराना है। लोगों को लगता है कि ये सरकारी नौकरी आजकल लोग इसलिए चाह रहे हैं कि उनको काम ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं है। कोई बिना काम के पैसे लेना चाह रहा है, जो भी पढ़ा लिखा उसको भी पता है कि भैया सरकार पैसे देगी तो काम लेगी,
और हर आदमी काम करने के लिए तैयार है, उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए। सरकारी नौकरी होनी चाहिए। सरकार है, सरकारी तंत्र है, लोग हैं, इतना बड़ा देश चलाना है, सरकारी नौकरी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप मतलब क्या राय देंगे कि आज के दिन जॉब करना ज्यादा सही है या बिजनेस स्टार्ट करना? यार ज्यादा मैं better तो खैर जॉब वाला बंदा हूँ, मेरा माइंडसेट एकदम जॉब वाला है, क्योंकि मैं उतना स्ट्रेस लेने वाले लोगों में से नहीं हूँ। है? उसकी वजह हो सकती है कि मेरा संघर्ष बहुत लंबा रहा है, तो मुझे इन सब चीजों में ज्यादा मजा नहीं आता। हाँ, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ, तेल साबुन शैम्पू में की फैक्ट्रियां खोल सकता हूँ, कि मैं और कोई बिजनेस कर सकता हूँ, बट एजुकेशन में मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मेरे जैसा बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को कोई भी बच्चा मेल करेगा, कहेगा उसके पास पैसे नहीं, मैं कहूँगा ठीक है फ्री पढ़ लो। वो कहेगा सर मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मैं कहूँगा ठीक है भाई मैं भेज रहा हूँ। तो मेरे जैसा बंदा वहां पे तो नहीं कर सकता। बट ये आपके ऊपर है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप जॉब लेना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे गांव के तब, जिनके पिताजी के पास उतने पैसे भी नहीं, समझ रहे हैं, वो कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? उनके लिए तो सरकारी नौकरी पहली सीढ़ी है। हम भी जब थे तो हम उस वक्त कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। सरकारी नौकरी आई तो कॉन्फिडेंस था कि यार मैं कुछ और भी कर सकता हूँ लाइफ में। तो जब आपको मौका मिलता है, आप 12th के बाद तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देंगे, या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद तो बिजनेस स्टार्ट हो नहीं जाएगा, तो उसके बाद आप तुरंत नौकरी जरूर ले सकते हैं। तो अपने आप को साबित करने का तरीका है नौकरी। दूसरा सवाल आपने कहा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत फेमस हो गए और उन्होंने अटैक अपने स्टार्ट कर लिया। हाँ स्टार्ट किया और Business। उन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया, तो देखिए ये कुछ कोइंसिडेंट होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि उसने ऐसा कर लिया। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर 10th फेल है, क्रिकेटर बन गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर 12th फेल आदमी या 10th फेल आदमी क्रिकेटर बनेगा। या आप इनको ले लीजिए मनोज कुमार आईपीएस के, भाई ये 10th फेल थे आईपीएस बन गए, तो लोगों को लगता है मैं पहले 10th फेल होऊंगा तो आईपीएस बन जाऊंगा, या फिर पहले मैं गोंडा का गुंडा बनूंगा फिर मैं बाद में अबजोजा सर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि कहते हैं ना कि मतलब ऐसा हो गया, आप उसको टारगेट नहीं बना सकते। और दूसरी चीज आपने कही कि टीचर के सिलेक्शन, देखिए मैं ये मानता हूँ सिलेक्शन में क्या होता है ना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो जिस टीचर का सिलेक्शन नहीं हो वो ये नहीं सिखा सकता कि आप एग्जाम के अंदर स्ट्रेस और टाइम को कैसे मैनेज करें, आप बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कैसे टाइम देंगे। वो आपको गणित सिखा सकता है, वो आपको ऐसे नहीं बता सकता कि यार गणित सीखने के बाद भी पेपर में सवाल नहीं हो पाते। ये चीज बस वो नहीं सिखा सकता। बाकी मैं ये मानता हूँ ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। एक सर, जो आज के युवाओं में जो उम्र होती है नौकरी पाने की, एसएससी की तैयारी करने की, वही उम्र में उनको बाकी डिस्ट्रैक्शन भी, प्यार व्यार, गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब ये होते सब हैं। हो जाता है। आप बड़े मतलब इस बात पे ज्ञान भी मैंने देखे हैं, बहुत आपकी रील्स वायरल हैं, ठीक है, लव गुरु के टाइप में आप अच्छा ज्ञान देते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए या इनके साथ तैयारी हो सकती है? आप क्या कहेंगे? इनके साथ तैयारी हो सकती है, मुझे नहीं लगता मतलब कि जब जिस भी चीज से आप जैसे बचने की कोशिश करते हो वो चीज और ज्यादा परेशान करने लगती है। इससे अच्छा है कि उससे होके गुजर जाओ तो ज्यादा सही है। तो मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन टारगेट नहीं रखना है कि नहीं ऐसा करना ही है। अगर आपको लग रहा है कि इनके बिना भी काम चल जा रहा है, मैं अपने आप को संभाल ले रहा हूँ, तो अच्छी बात है, तब भी आप कर दो। आपको लगता है नहीं यार मैं इनके साथ भी सिलेक्शन ले लूंगा, मेहनत कर लूंगा, तो वो भी सही है। मतलब इस पे कुछ रिजिड नहीं रहा जा सकता कि नहीं मैं ये कह दूं किसी बच्चे को नहीं ये तुमने किया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ऐसा नहीं है। वो चीज भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, कैसे मैनेज करना है लाइफ को, कैसे घर वालों को मैनेज करना है, इतनी सब चीजों के बीच में कैसे अब जो पैसे मिले हैं उसके साथ मैनेज करना है, तो बहुत कुछ आता है उससे भी। और सर आप मैं चाहूँगा कि आप ना व्यूअर्स को भी एक थोड़ी सी फिगर बता दें, क्योंकि आप इस चीज़ से एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न से जुड़े हुए हैं, कि कितने लाख बच्चे मतलब अप्लाई करते हैं। अभी जैसे इस बार 36 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 18 से 19 लाख लोगों ने पेपर दिया। मान के चलिए मोटा मोटा जितनी वैकेंसी होती है, जैसे इस बार अगर 30,000 वैकेंसी हुई तो 3 लाख बच्चों को प्री में क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद 3 लाख में से 30,000 बच्चे रह जाएंगे जो फाइनल नौकरी लेंगे। तो पहले तो प्री के मार्क्स काउंट होते थे, अब केवल प्री क्वालिफाइंग है कि आपको क्वालिफाई करना है। तो ऐसा नहीं है आपकी गणित के 25 सवाल ही ठीक होने चाहिए, अब चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहले केवल चारों सब्जेक्ट्स प्री में होते थे, अब मेंस में भी चारों सब्जेक्ट्स हैं, जीएस भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है। तो अब आपको और ज्यादा बैलेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि मेंस के अंदर पहले केवल इंग्लिश और मैथ्स होते थे। आप मैथ्स के राजा, इंग्लिश के राजा, आपका सिलेक्शन हो जाता था हमारे टाइम पे। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो अभी भी जो ये मैथ्स का इतना हल्ला होता है, इस चक्कर में बच्चा मैथ्स में घूम के रह जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दे पाता, जो कि बड़ा गलत है। और जो एक बात आपने सरकारी नौकरी वाली पूछी थी, हम लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए लोग चाहते हैं क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हर आदमी सिक्योरिटी चाहता है। आज हमारी सरकार प्राइवेट नौकरियों में सिक्योरिटी दिला दे कि अगर कोई भी बंदा 2 साल आपके यहाँ नौकरी करता है तो फिर अब आप किसा हमेशा करेगा वो काम, और 60 साल के रिटायरमेंट के बाद आपको उसको पेंशन भी देनी होगी। या तो ऐसे कुछ नियम आए। आप देखिए कि प्राइवेट नौकरी का ये हाल है, आज से 5 साल पहले भी
लोग ये कहते थे 8,000 की नौकरी मिल जाएगी रिसेप्शन की, एटीएम के गार्ड की। आज भी वो 8,000 से 10,000 मुश्किल से हुआ है। 4 सालों में 5 सालों में कितनी महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल तो प्राइवेट नौकरियों का हाल भी तो कितना बुरा है कि वहां, और वो भी पैसे टाइम से नहीं मिलते। बिल्कुल एक एटीएम गार्ड को बेचारे को दिवाली होती है और पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, वो घर तक नहीं जा पाता है। तो हम ये सब चीजें नहीं देख पाते, इसलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। फिर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को ये चीज खराब लगने लगती है। वो तो देखता है ना अपने घर में, उसने अपने पिताजी को देखा संघर्ष करते हुए कि उसकी दिवाली होली किस तरीके की मन रही है। पिताजी माताजी का ध्यान नहीं रख पा रहे, बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो उसको बचपन से सिखाया गया है कि बेटा सरकारी नौकरी ले लेना, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। इसीलिए वो सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा है। तो सर ये और सरकार कोई एहसान नहीं करे सरकारी नौकरी देके। बिल्कुल हम लोगों का ही पैसा है जो सरकार बांट रही है। सरकार के पास कहां से आ गया भाई? भारत देश हमारा नहीं है, यहाँ के रिसोर्सेज हमारे नहीं है, यहाँ जो झारखंड में कोयला निकल रहा है उस पर हमारा हक नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। तो सर आपने कहा कितने लाख लोग अप्लाई करते हैं इन नौकरियों के लिए? 36 लाख लोग। पहले तो 1-1 करोड़ भी करते थे, बाकी आप रेलवे में देखोगे तो 1 करोड़ से ऊपर लोग अप्लाई कर रहे हैं। और वैकेंसी होती कितनी है? परसेंटेज में जानना चाह रहा परसेंटेज में अगर आप जानना चाहोगे तो मैथ्स मेरा थोड़ा कमजोर है। हाँ, आप मान लो 30 लाख सोचो, आपकी 30 लाख भी मान लें कि लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 30 लाख में कितना? 30,000 लोग सिलेक्ट। 30,000 लोग, यानी 1%। तो सर मैं जानना चाहूंगा 1% की तो लाइफ सेट हो गई, वो जो 99% रह जाते हैं? नहीं, 99% ऐसा नहीं। जैसे आपने एक बार तैयारी कर ली तो आपके पास यही अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आप आईबी का एग्जाम दे सकते हो, आप रेलवे का एग्जाम दे सकते हो, रेलवे में भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है। आईबी, आप अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले तो आप वहाँ के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हो, आप यूपी के रहने वाले आप यूपीएसआई दे सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी बहुत जगह अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर सारी स्टेट और सेंट्रल की नौकरियां मिला भी दी जाएं तो भी मैंने ये डेटा कहीं पढ़ा था कि सिर्फ 2 या 3% ही वैकेंसीज हैं 100% जो लोग अप्लाई करते हैं उनके मुकाबले। तो जो बाकी के, आपकी अगर मैं बात मान भी लूँ तो 90% भी लोग अगर ऐसे बच जाते हैं जो कि अच्छी नौकरियां नहीं पा सकते या नहीं मिल पाती, तो उनके लिए आपको क्या मतलब? देखो ये वाला थॉट बहुत चलता है यूट्यूब पे और हर जगह। आप देखोगे कि बाकी के लोगों का क्या। तो अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि कोई पंडित आके बता दे कि ये जी 3,000 लोग हैं और ये सेलेक्ट होंगे, बस और कोई नहीं होगा। कोई या तो पहले आके बता दे हाथ देख के, और हम उन 3,000 लोगों को एग्जाम में बिठाएंगे और वो सेलेक्ट हो जाएंगे। 100% लोग सेलेक्ट हो गए, ऐसा तो है नहीं। अब आप सोचिए, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों को खिलाया जाता है, 11 में कितने चल पाते हैं? 2 या 3, एक चल गया। अगर हम यही सोच के चलेंगे यार हर आदमी शतक बनाएगा तब तो 1100 रन बन जाएंगे नहीं। एक चलता है कोई और कई बार तो एक भी नहीं चलता है तो टीम हार जाती है। तो ये जो 1% वाली बात है जो आप कह रहे हैं, वहां भी 11 में एक चलता है, ये हर जगह है। आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो वहां भी सफल लोगों की। अब आप देखो, प्रधानमंत्री के लिए अगर मैं कहूँ अपने देश में तो 10 दावेदार तो हैं मोटे मोटे। केजरीवाल साहब को लगा लो, राहुल गांधी जी हैं, उधर शरद पवार सोचते हैं, इधर नीतीश बाबू सोचते हैं, उधर विश्वास शर्मा सोचते हैं, तो अमित शाह जी सोचते हैं, योगी जी सोचते हैं। 10 लोगों में एक आदमी को मौका मिल रहा है, बाकी 9 तो असफल ही हैं। सही बात है। तो वो हर जगह ही है। बाकी के लोग ऐसा नहीं देखिए, पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाती। आप कुछ और करने जाएंगे तो भी ये पढ़ाई। तो ये वाला थॉट बड़ा गलत है कि बाकी के लोगों का क्या। और इस बाकी के लोगों में ये सवाल टीचर से ही पूछा जाता है तो उनका कसूर क्या? हमने तो 100 के 100 को ही ठीक पढ़ाया था, बट उस एक जिसने बहुत बेहतरीन मेहनत की वो आगे निकल गया। यहीं अगर 100 वैकेंसी हो जाए तो हमारे 100 के 100 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। वैकेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये वाली जो लड़ाई है ये सब जगह। आप मुंबई में जाएंगे तो एक्टर बनने के लिए पूरे देश से लोग पहुंचे हुए होते, कोई एक आदि उसमें से कार्तिक आर्यन निकल पाता है। वहां भी सक्सेस रेट इतनी है। एक्टिंग से याद आया कि एक तो आपका नाम भी अभिनय है, और आपने कई इंटरव्यूज में ये भी बोला है कि आपको अभिनय का शौक भी है। हाँ, मतलब मैंने अपना करियर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया था 2008 में। उस वक्त कोई करता भी नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, बहुत कोशिश की, बट फिर समझ में नहीं आया। लोग कहते थे अरे ऐसे मजाक करने से जीवन नहीं चलेगा। तो 3-4 साल ये मजाक की, 2012 तक फिर पढ़ाने शुरू किया गणित उस वक्त की हमें बहुत अच्छी आती थी, तो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा के अपने एक्टिंग वाले काम को जारी रख पाते थे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी टीचिंग होती है आजकल, उसमें कई बार बीच में झलक आती है एक्टिंग की। आप 20 क्लास में मोदी जी को फोन लगा देते हैं या आप कुछ मतलब वो पी जाते हैं। वो क्या पिया था आपने, चॉकलेट वाला? अच्छा, क्या आप 20 क्लास में नहीं बोला गला सूख रहा है भाई कुछ तो लाओ? अच्छा, और कुछ नहीं है, यही दे दे आप पूरा हाँ, मतलब वो तो क्या होता है कि अब आपके अंदर है तो वो निकल जाता है। हंसी मजाक करने की आदत है तो
शायद यही चीजें स्टूडेंट्स को आपसे ज्यादा जोड़ के रखती हैं। हाँ मतलब बच्चों को भी अच्छा लगता है कि मेरा ये रहता है कि अब क्या है कि वो रील आजकल ये रील निकलने का जब से दौर आया ना, तो कई बार तो पता भी नहीं चल पाता कि अच्छा ये आदमी पढ़ा भी रहा है, जबकि मान लेते हैं कि वो 15 सेकंड का एक इवेंट हमने 1.5 या 2 घंटे की क्लास में किया, हाँ समझ रहे हैं, लेकिन वो बाहर निकलता है कि अच्छा अरे ये आदमी ये करता है, तो वैसी इमेज भी बहुत बन जा रही है आज। नहीं, तो एक आजकल बार क्लास में बहुत सोच समझ के ही कुछ करना पड़ता है। एक बार तो आपने लाइव क्लास में चप्पल भी उठा ली थी जब आपके किसी फैन क्लब वाले चैनल ने हाँ। नीतू मैम के साथ आपका गाना लगा दिया था। हाँ हाँ, आप देखो बताओ ऐसे ऐसे लोग कर देते हैं, तो हाँ। लोगों को लगता है कि ये सच में ही इन्होंने गाना शूट किया है और हाँ। ये क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। हाँ, तो आपकी इस अभिनय से ही रिलेटेड आपको लगता है कि एक टीचर के तौर पे आप ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो पाए कि आप में मोटिवेशन देने की भी कला है, और आज के दिन क्या सच में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ मोटिवेशन की बीच बीच में जरूरत है? बिल्कुल जरूरत एकदम है, और मुझे ऐसा लगता है आप ये कह सकते हैं क्योंकि मुझे स्टेज फियर नहीं था, तो मैं यूट्यूब पे बहुत जल्दी से आ गया कि मुझे ऐसे कोई हेजिटेशन नहीं हुआ बोलने में। भले ही मेरे कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, लाइट अच्छी नहीं है, तब भी एक कॉन्फिडेंस रहता था। तो उस चीज का फायदा तो मिला जो स्टेज शो किए, कि डर नहीं रहता था कैमरे के सामने, या ऑफलाइन क्लासेस में भी इतने सारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, पढ़ाने में डर नहीं है, उस चीज का फायदा तो मिला। ये जो रिजर्वेशन है, क्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए जो मतलब तैयारी करते हैं कि उनको एक बराबरी का हक नहीं मिल पाता? तो रिजर्वेशन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? यार रिजर्वेशन तो हमने दिया ही इसलिए ताकि बराबरी पे ला सकें, ओके, तो पहले बराबरी पे ले तो आए, तब तो फिर। आपको लगता है अब तक नहीं आए हैं वो लोग? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता अभी तक आए हैं, क्योंकि मैं ज्यादा गहराई में देखता हूँ और मेरा गांव से बहुत ज्यादा जुड़ाव है अभी भी, और सिर्फ अपने गांव से ही नहीं, दोस्तों के गांव की हालत हो, सबका मैं मुआयना करता हूँ और मैंने देखा है, तो मुझे अभी लगता है कि रिजर्वेशन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और जिस दिन रिजर्वेशन खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब लोग बराबरी पे आ जाएंगे, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लगता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी ये बात, बट वो जो लोग जान नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि हमने अपने खुद के गांव में, मेरा गांव सिर्फ दिल्ली से 150 किलोमीटर दूरी पे, और वहां मैंने ये देखा है कि जो कास्ट के लोगों का घर है वो गांव के बीच में नहीं बन सकता। अब लोग कहेंगे हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता, भाई आपके में नहीं होता, ऐसे आज भी बहुत गांव हैं जहां पे लोअर कास्ट को गांव के बीच में घर बनाने की आजादी नहीं, वो नहीं बना सकते, उनकी बारात गांव के बीच से नहीं निकल सकती, वो आज भी अपर कास्ट वालों का कूड़ा उठा रहे हैं, ये काम वो कर रहे हैं। उनके बच्चे के मनोदशा के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे आप उसको आगे लेके आएंगे? कैसे वो पढ़ने की हिम्मत कर पाएगा? कैसे स्कूल में भी उसको अलग बिठा दिया जाता है? कैसे अपर कास्ट वाले लोग ये कह देते हैं कि अच्छा तुम मुझसे छुल गए हो तो तुम्हें नहाना पड़ेगा दोबारा? ये सब चीजें हमने अपनी आंखों के सामने देखी हैं और आज भी हैं। लेकिन इस वजह से आपको ये नहीं लगता कि जो आज के दिन जनरल कास्ट हैं उनमें भी मतलब बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं? तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आया है उसके लिए, उनको भी रिजर्वेशन है। ओके, लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए, कास्ट पे होना ही नहीं चाहिए। आज हम समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड कर देते हैं, शादियां कास्ट बेस्ड हो रही हैं, सब कुछ कास्ट बेस्ड हो रहा है, रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड क्यों नहीं? फिर भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आया है रिजर्वेशन, वहां पे भी लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। जिनको नहीं भी उठाना चाहिए वो भी उठा रहे हैं, ऐसे अदर कैटेगरी में भी उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनरल वाले ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं उठा रहे? बहुत सारे उठा रहे हैं जिनकी स्थितियां अच्छी हैं, बट हाँ ठीक है पिताजी के नाम पे जमीन नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है, तो वो बनवा रहे हैं अपने सर्टिफिकेट। तो जिसको जहां मौका मिलता है ना वो सब फायदा उठाते हैं। कहने वाली बात है कि हम बहुत करें, हम नहीं उठाते। झारखंड में शिबू सोरेन साहब को मौका मिलेगा तो वो उसका फायदा उठाएंगे, और महाराष्ट्र में बीजेपी को मौका मिलेगा तो वो फायदा उठाएंगे। जिसकी जहां सरकार है वो फायदा उठाता है। हम बस क्या है कि दूसरे का फायदा जो उठा रहा है वो देख पाते हैं, और जो हमने लिया वो हम नहीं देखते। तो जिसका जहां भी मौका है, जिसके पास, वो कोई ऐसा नहीं है जो फायदा उठाने से चूक जाएगा, सबको फायदा मिलेगा। पंडितों को नहीं मिलता है, दावत में सबसे पहले इनको खिलाया जाता है हम जैसे लोगों को, तब तो हम सबसे ज्यादा लपक के आगे फायदा ले लेते हैं, और चौड़े में ऐसे चलते हैं कि अरे साहब इनकी दावत में सबसे पहले पंगत लग रही है। तो तब भी आप और लोगों को मौका दो। हाँ, सही कह रहे हो। तो सर अभी जैसे आप शायद हमारे ना इस टीचिंग की फैकल्टी में लगा लीजिए, आप हमारी ना टीचिंग कम्युनिटी कह लीजिए, इसमें आप सबसे अमीर हमारे टीचर हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप अपने कोर्सेज लेकर आते हो, तो जैसे क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो स्टूडेंट्स का ज़्यादातर सवाल ये रहता है कि सर एक टीचर को फ्री में पढ़ाना चाहिए, आप पेड कोर्सेज क्यों लॉन्च कर रहे हो? तो आपका इस पे पीओवी क्या है, क्या स्टैंड है आपका इस पे?
नहीं, बच्चों का भी कहना सही है। उनको लगता है वो पीछे की चीजें नहीं समझ पाते, वो उनको नहीं समझ पाता कि टीचर का ये कैरियर भी है। हाँ वो इसी से 2 पैसे कमाएगा तो सारी चीजों का इंतजाम कर पाएगा। अब आपके पास ये इतने महंगे महंगे कैमरे हैं, आप कहाँ से ला पाओगे? सही बात है। तो ये सारी चीजें वो बच्चा नहीं देख पाता है। तो मेरा ये रहता है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको ठीक है हमने फ्री में दे दिया, बट जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनसे पैसे ले लीजिए, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो अपना तो ये वाला सिद्धांत है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको फ्री में पढ़ा दीजिए, और जो कर पा रहे हैं उनसे पैसे ले लीजिए। तो सर जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को लेके आप एक एडवाइस दीजिए कि कैसे वो अपनी वो लाइफ को लीड करें, और सक्सेस के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी होना चाहिए या नहीं? देखिए, सक्सेस का मायने तो ये कि जहाँ पे पहुंच के आपको लगने लगे अब सुकून है, 2 वक्त की रोटी आ रही है, आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं। ये भी नहीं कि आपने इतना पैसा कमा लिया और आपके पास लोग ही नहीं बचे हैं, आप अकेले बैठे हैं, लोगों के बीच में भी बैठे हैं तो आप पूरे टाइम मोबाइल पे लगे हुए हैं। ये नहीं, जहाँ पे आपको आनंद आ रहा है, वक्त का पता नहीं चल रहा। जिंदगी को वैसा बनाना है, मुझे वो सक्सेस लगती है जहाँ पे आपको वक्त का पता नहीं चल रहा। आपको जिंदगी में अगर स्पार्क चाहिए तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। जैसे आपने नौकरी की, फिर नौकरी में मजा नहीं आया, आपने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि फिर यार मजा आ रहा है, फिर आपने इतने साल पढ़ाया, अब आपको लगा यार अब पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट का मजा लेंगे, फिर आपको कुछ दिन बाद लगने लगेगा तो और चीजें, और वो करते रहना पड़ेगा। नहीं तो एक टाइम के बाद आप भी बोर हो जाओगे और आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। अब बाकी के लोगों को देखिए, टेक्निकल गुरुजी साहब खाली मोबाइल खोलते रहे, अब लोगों को नहीं मजा आ रहा मोबाइल खुलवाने में, अब उनको चाहिए कि वो कुछ और खोलें। बिल्कुल, ये चीज है। तो सर आज बात करके मेरे को बड़ा मजा आया, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत दिनों से प्लान भी हो रहा था कि आपसे बात होगी बट हो ही नहीं पाई। और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, आज मेरी कमर में बड़ा दर्द था। जल्दी फिर आपके उधर आएंगे तो फिर किसी और चीज पे चर्चा करेंगे, आपके फ्लैट पे आएंगे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको एक बहुत अच्छी दिशा भी मिली होगी और आपकी दशा भी सुधरेगी, और आपकी नौकरी को लेकर जितने भी सवाल थे उन सभी का मुझे लगता है सर ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, और सर की लाइफ से रिलेटेड भी जो चीज़ें आप शायद जानना चाहते थे तो वो सब चीज़ें आपको आज पता चली। मुझे बड़ा मज़ा आया, और कमेंट्स में आप बताइएगा सर की कौन सी जो बात है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू तो अगले पॉडकास्ट पे सर से उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।